मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे हमारा पार्ट 2 व्याकरण में समास। शब्द निर्माण की ये प्रक्रिया है। जिस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय से हमने शब्द का निर्माण करते हैं वैसे ही समास के साथ भी शब्द का निर्माण होता है। तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया उपसर्ग प्रत्यय के साथ साथ समास द्वारा भी हो सकती है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो उस शब्द रचना विधि को समास रचना कहा जाता है। कि जिस प्रकार से आपको बताया है कि उपसर्ग प्रत्यय के साथ साथ समास द्वारा भी है वो शब्द का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे उस शब्द रचना की विधि को समास रचना कहा जाता है। जैसे कि स्नान के लिए ग्रह तो स्नान ग्रह, दस है जिसके आनंद दशानंद, घोड़े पर सवार घुड़सवार, हिंदी के प्रचार के लिए सभा हिंदी प्रचार सभा आदि। इस प्रकार से समास की परिभाषा क्या हो गई? समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। तो समास की परिभाषा क्या हो गई कि अर्थ की दृष्टि से हैं वो दोनों परस्पर स्वतंत्र संबंध रखेंगे, यानी कि अर्थ की दृष्टि से जो दोनों ही शब्द हैं उनका अपना अलग से अर्थ हो, संबंध रखते हो। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर और किसी स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं वो है आपका समास। जिस प्रकार से देखो घोड़े पर सवार, दो शब्द मिले घोड़े और सवार, दोनों ही शब्द हैं स्वतंत्र रूप से हैं और इन दोनों के मिलने से घुड़सवार बना, वो भी नया शब्द बना। समास रचना में दो शब्द पद होते हैं। समास रचना है उसमें दो पद होते हैं। पहला पद कहलाता है पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद। इन दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। तो समास है उसमें पहला पद तो कहलाता है पूर्व पद और दूसरा पद जो होता है वो कहलाता है उत्तर पद। जिस प्रकार से घुड़सवार में पहला तो ये तो गुड़ तो है पूर्व पद और सवार है उत्तर पद, और जब ये दोनों शब्द मिल जाते हैं जो नया शब्द जो बनता है वो होता है समस्त पद। यानी घुड़सवार है इसको हम क्या कहेंगे? समस्त पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद जैसे 10 हैं आनंद जिसके, ये तो हो गया पूर्व पद और उत्तर पद। समस्त पद बना इसका दशानंद। राजा का पुत्र, पूर्व पद राजा और उत्तर पद पुत्र, राजपुत्र। समस्त पद क्या बना इससे? राजपुत्र। ऐसे ही घोड़े पर सवार घुड़सवार, समस्त पद बन गया यश को प्राप्त यश प्राप्त। यश है ये पूर्व पद है और प्राप्त है वो उत्तर पद है। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं, जब समस्त पद के सभी पद हैं वो अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। और उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? समास विग्रह। की जब हम शब्दों को अलग अलग कर देते हैं, जो उसके शब्द उनको अलग अलग करना वो समास विग्रह कहलाता है। जैसे सीताराम समस्त पद है का विग्रह होगा सीता और राम। ठीक है बेटा, समझ में आया कि ये तो हो गया आपका समस्त पद, यानी हमने समास द्वारा शब्दों को जोड़ा वो। और ये जो हमने विग्रह किया है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद को हमने अलग अलग किया है वो होता है समास विग्रह। अब है समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण। तो समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण है। हिंदी में समास प्रक्रिया के अंतर्गत 3 प्रकार से शब्दों की रचना होती है। कौन कौन से? तत्सम प्लस तत्सम शब्दों से। तत्सम शब्द आपको बताए थे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत भाषा के हैं और जिनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है तद्भव प्लस तद्भव शब्दों से, जो संस्कृत भाषा के थे लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन के हिंदी में आए, वो होते हैं तद्भव शब्द। विदेशी प्लस विदेशी शब्दों से, विदेशी भाषा के शब्द हो गए। तो तत्सम से तत्सम हो गया राष्ट्र प्लस पिता, क्या हो गया? राष्ट्रपिता। राजा का पुत्र राजपुत्र, स्नान के लिए गृह स्नान गृह। तद्भव में हो गया आपके घोड़े पर सवार घुड़सवार, चार पाई यानी चार है पाई जिसकी चार पाई, घोड़े की गाड़ी बैलों की गाड़ी बैलगाड़ी। विदेशी में हो गया वह हवा का जहाज हवाई जहाज, आराम के लिए गाह आराम गाह, जेब के लिए खर्च जेब खर्च। हिंदी में ऐसे समस्त पद भी मिलते हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, और कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो अलग अलग भाषाओं से, जैसे तत्सम और तद्भव के, विदेशी तत्सम के, तत्सम विदेशी के, तद्भव तत्सम के। जैसे चंद्रमुही, जिलाधीश, योजना कमीशन, बिजली यंत्र। तो इस प्रकार के शब्द भी होते हैं। अब है हमारा समास के भेद। तो समास के मुख्य निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। जो समास है उसके 4 भेद होते हैं।
हमने जो 8 तक पढ़ा है बेटा उसके अंदर हम 6 भेद करते हैं। तो जो 6 भेद हैं वो 6 ही भेद हैं, लेकिन जो ये आपका तत्पुरुष समास है इसके 2 भेद हो जाते हैं, द्विगु और कर्मधारय समास। द्विगु समास और जो कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष का ही भेद होता है। इसलिए हमने 4 भेद किए हैं कि समास के 4 प्रमुख भेद हैं। तत्पुरुष समास जिसके अंदर आपके द्विगु समास और कर्मधारय समास आते हैं, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। संस्कृत में द्विगु और कर्मधारय को अलग अलग भेद माना गया है, लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही की जाती है। कि ये कह रहे हैं कि संस्कृत में इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो हम इनको अलग भी मान सकते हैं, लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा है वो तत्पुरुष के साथ ही की जाती है। अब है हमारा पहला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? जहाँ पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास में क्या होगा बेटा? उत्तर पद आपका प्रधान होगा, यानी जो दूसरा पद है वो प्रधान होगा, तथा इस प्रकार के समास में सदैव पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, कि इसमें हमेशा पूर्व पद है वो गौण होता है और जो उत्तर पद है वो ही आपका प्रधान होता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो जो हमने कारक पढ़े हैं वो कारक के चिन्ह इसके अंदर लग जाते हैं। सामान्य तत्पुरुष समास है 2 प्रकार के बनते हैं, संज्ञा और संज्ञा के समास से और संज्ञा और क्रियामूलक शब्दों के समास से। तो आपको ध्यान ये रखना है जो तत्पुरुष समास है उसके अंदर कि समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कि जब हम समस्त पद बनाते हैं यानी दोनों शब्दों को जोड़ते हैं तब तो इसमें विभक्ति है, इसका लोप हो जाता है, लोप यानी कि हट जाती है। इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो जाता है, जैसे कि से, पर को कारक पढ़े हैं अपने, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, तो कारक की विभक्ति जैसे का, में, पर, इस तरह से द्वारा, पर, से, तो ये क्या है आपकी कारक की विभक्ति है। तो जब हम समस्त पद बनाते हैं जैसे युद्ध का क्षेत्र, तो जब हम समस्त पद बनाया युद्ध क्षेत्र तो कारक की विभक्ति यानी का है उसका क्या हो गया? लोप हो गया। और जब हमने विग्रह किया तो वो क्या हो गया? वो विभक्ति चिन्ह लग गई। संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं जिनमें कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं होता। कुछ ऐसे शब्द भी हैं संस्कृत जिनमें विभक्तियों का लोप नहीं होता। सर से उत्पन्न सरसिज, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय, विश्व में स्थिर युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर, विश्व को भरने वाला विशंबर। अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह परसर की तरह लुप्त हो जाता है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। बैलगाड़ी, बैल से खींची जाने वाली गाड़ी। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। तो ये करें कि अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह परसर की तरह लुप्त हो जाता है। कि दही बड़ा है, इसके अंदर अब ये पूरा में डूबा हुआ बड़ा, ये पूरा क्या हो गया? इसका लोप हो गया है। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, तो इन सभी का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ये कुछ इसके अन्य उदाहरण हैं, इनके बारे में बेटा हम कल पढ़ेंगे। आज का वर्क है आपको समास है, इसकी परिभाषा लिखनी है और इसके 2 या 3 उदाहरण लिखने हैं। तो परिभाषा में आप लिख दोगे ये कि समास वह शब्द रचना है जिससे अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद में आप उदाहरण लिख दोगे ऐसे, जैसे आनंद जिसके दशानंद, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। तो ये 4 उदाहरण आप इसमें लिख दोगे, बाकी सब मैं कल करवाऊंगी। थैंक यू। Hello my dear students, welcome in YouTube class English of 9th class, and I am Hiralal sir from MLP International School Rajpura, and we are going through our moment book and chapter number 4th. The name of the chapter number 4th is Kingdom of the Fool, and this is the second video of this book, of this chapter. Okay, and now we are going through up to Scarlet Bull. Okay, पेज नंबर है 20, ये देखिए 20 and the second last paragraph. One bright day a thief broke into a rich merchant house. एक बिल्कुल ब्राइट डे वाले दिन एक चोर जो है एक अमीर व्यापारी के घर घुस गया.
ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, उसने दीवार में एक छिद्र बनाया, एंड स्नीक्ड इन, और उसमें प्रवेश कर गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग हिज लूट, और जैसे वो अपना लूटा हुआ सामान ला रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, तो उस पुराने घर की दीवार जो है बेटा वो हिली, एंड कोलैप्स्ड, गिर गई, ऑन हिज हेड, उसके सिर पर, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसी जगह उसकी मृत्यु हो गई। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उसका भाई दौड़ता हुआ राजा के पास गया, एंड कंप्लेन, और शिकायत की। योर हाइनेस, हे महाराज, व्हेन माई ब्रदर वॉज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना पुश्तैनी काम में लगा हुआ था, ए वॉल फैल, एक दीवार गिर गई, ऑन हिम, उस पर, एंड किल्ड हिम, उसे मार डाला। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ये व्यापारी है, इसको दोष देता हूँ मैं। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर्स, आपको गलत कार्य करने वाले को सज़ा देनी चाहिए, एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर इनजस्टिस, और हमारे परिवार को उचित न्याय दिलाना चाहिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस सम्मन द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत मकान के मालिक को सम्मन भेज दिया गया। When the merchant arrived, जब व्यापारी पहुंचा, द किंग क्वेश्चन हिम, तो राजा ने उससे सवाल किए। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? सच एंड सच, योर हाईनेस, हे महाराज मेरा नाम सच और केवल सच है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम उस वक्त घर पर ही थे? द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, जब ये मरा हुआ आदमी चोर तुम्हारे घर में था? कहने लगा, यस माय लॉर्ड, हे मेरे भगवान, बिल्कुल ठीक कहते हो। ही ब्रोक इन, ये घर में घुसा, एंड द वॉल्स वीक्ड, और दीवार कमज़ोर थी, इट फेल ऑन हिम, वो इस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, दोष वाले ने अपनी गलती पर क्षमा मांगी। योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी का खून किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें आपको दंड देना है। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस असहाय व्यापारी ने कहा, भगवान, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, ये दीवार मैंने नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ मैन, ये तो उस आदमी की गलती है, हु बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने दीवार सही नहीं बनाई। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे दंड देना चाहिए। हु इज दैट, कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, कहने लगा कि ये दीवार मेरे पिता के समय में बनी थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा आदमी हो गया है। ही लाइज नियर बाय, वो नज़दीक ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर, राजा ने संदेशवाहक भेजे, टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, उस आदमी को बुलाया जाए, मिस्त्री को, जिसने दीवार बनाई थी। दे बोट हिम, वे उसे ले आते हैं। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पांव बांध गए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, आप ही हो कि आपने ही इस दीवार को बनाया इसके पिता के समय में? यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे भगवान, आई डिड, मैंने ही इसे बनाया है। वट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, किस प्रकार की यह दीवार आपने बनाई है? इट हैड फॉलन ऑन पुअर मैन, इट हैड फॉलन ऑन पुअर मैन एंड किल्ड हिम, यह इस गरीब पर गिर गई और उसे मार डाला। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें आपको दंड देना पड़ेगा
वो भी क्या, मृत्युदंड। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा जो है वो मृत्युदंड दे, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, तो बेचारा जो मिस्त्री है वो क्षमा याचना मांगने लगा। प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, इससे पहले कि आप अपने आदेश जारी करें। इट्स ट्रू, ये सत्य है। आई बिल्ट दिस वॉल, मैंने दीवार बनाई है। एंड इट वॉज नॉट गुड, और ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, वो केवल इसलिए था कि मेरा दिमाग इस पर पूर्ण रूप से नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे अच्छी तरह याद है। ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल द डे, क्या याद है मुझे अच्छी तरह से? एक डांसिंग गर्ल जो है, जो पूरा दिन इस गली के अंदर कभी आई और कभी गई, विद हर एंकलेट जिंकलिंग, अपनी पाजेवों को खनकाते हुए। एंड आई कुडंट कीप माई आई और माइंड ऑन द वॉल, इसलिए मैं अपनी आंखें और अपना दिमाग वॉल पर नहीं लगा सकाया। आई वॉज बिल्डिंग, जब मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको वो डांसिंग गर्ल को लाना चाहिए। आई नो वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूँ कहाँ रहती है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू। Good morning students, welcome again to our YouTube channel. So today we are going to start our next topic, the First World War and the Russian Empire, from the chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution, part number 6. So in our previous lecture we have discussed about a new topic, a turbulent time, means the 1905 revolution. And during the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament, means Duma. Okay, and in last we saw he changed the voting laws and packed the third Duma. Liberals and revolutionaries were kept out. So let's start the First World War and the Russian Empire. Then students, war broke out between two European alliances. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो चुकी थी 1914 के स्टार्टिंग में दो यूरोपीय अलायंसेस के बीच, जिसमें टू ग्रुप्स थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड तुर्की, ये सेंट्रल पावर्स थे, एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया इन 1914, ये तीनों अलग से थे। इटली एंड रोमानिया बाद में इसमें शामिल हो गए थे। तो इन सभी के पास विशाल साम्राज्य थे। ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर एंड द वॉर वाज फाउट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। इन सभी देशों के पास ग्लोबल एम्पायर होने के कारण ये युद्ध यूरोप के साथ साथ यूरोप के बाहर भी फैल गया था। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। The war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II in Russia. As the war continued, though the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. मीन्स जो ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो इसको एक तरह से रूसी लोगों का काफी समर्थन प्राप्त था, काफी सपोर्ट प्राप्त था। तो जो रूसी पब्लिक थी उन्होंने जार निकोलस का साथ दिया, एक तरह से रैलीड अराउंड मीन्स जार निकोलर का साथ दिया उन्होंने। एज द वॉर कंटिन्यूड, जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया तो जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। जार ने क्या किया, ड्यूमा की जो मुख्य पार्टियां थी उससे सलाह मशवरा करना छोड़ दिया। जार का एक तरह से विरोध होने लगा, सपोर्ट वॉर थी उसका विरोध होने लगा। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रोज एज कैन बी सीन इन द रिमेनिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग इज जर्मन नेम एज पेट्रोग्राद। और जर्मन विरोधी भावनाएं जो है धीरे धीरे लोगों में बलवान होने लगी। और इन्हीं जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण क्या हुआ कि जो सेंट पीटर्सबर्ग नेम था उसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया गया, क्योंकि वो एक जर्मन नेम था। सेंट पीटर्सबर्ग जो है एक जर्मन नेम था, इसलिए उसका नेम चेंज करके पेट्रोग्राद रख दिया गया। द जारीना Alexandra's German origins and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. अब क्या हुआ कि जो जार की पत्नी थी महारानी जारीना, विशेषकर अलेक्जेंड्रा, उसके जर्मन का होने के कारण, मीन्स वो जर्मनी की थी, इसलिए उसके घटिया सलाहकारों, और उसमें से खास एक था जो रासपुतिन नाम का एक सन्यासी था, उसने लोगों को एक तरह से ऑटोक्रेसी
के बारे में अनपॉपुलर कर दिया या ऑटोक्रेसी का विरोधी बना दिया लोगों को. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट. इन द वेस्ट आर्मीज फाउट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न France, which in the east armies moved a good deal and fought battles leaving large casualties. अब ये जो लड़ाई चल रही थी तो ये ईस्टर्न फ्रंट पे अलग थी एंड वेस्टर्न फ्रंट पे अलग थी. मींस ईस्ट और वेस्ट दोनों में बिल्कुल डिफरेंट था. पश्चिम मोर्चे पे जो चल रही थी तो एक तरह से सैनिक फ्रांस की पूर्वी सीमा पर जो बनी खाई थी, ट्रेंचेस थी, वहां से जो लड़ाई लड़ रहे थे. जबकि पूर्व में क्या था कि सेना ने बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय कर ली थी. मूव्ड ए गुड डील एंड फाउट बैटल्स मींस बहुत लंबी दूरी तय कर ली थी, ज्यादा दूर वो जा चुके थे. मींस दोनों साइड से लड़ाइयां चल रही थी. इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे. डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग. आर्मी ऑफ रशिया आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916. लोग एक तरह से डिमोरलाइज हो चुके थे, शॉक हो चुके थे. मींस लोग हार चुके थे बिल्कुल, कि उनका मनोबल जो है बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका था. 1914 से 1916 के बीच जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को बहुत सारी पराजयों का सामना करना पड़ा. बहुत सारी डिफीट्स जो है उनके सामने आई. देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917. 1917 तक 70 लाख रूसी लोग मारे जा चुके थे. एज दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लाइव ऑफ द लैंड. अब पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली इमारतों को, क्रॉप्स को, फसलों को भी नष्ट कर दिया ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ना सके. मींस वहां छुप ना सके. अब उससे क्या हुआ? द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया. फसल और इमारतें जब नष्ट हो गई तो रूस में जो रिफ्यूजीज थे, शरणार्थी थे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई. 30 लाख से भी ज्यादा हो गई. द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार. इन हालातों ने सरकार को और जार को दोनों को जनता में अलोकप्रिय बना दिया. मींस अनपॉपुलर हो गए वो लोग. सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वार. सिपाही अब थक चुके थे, इन लंबे युद्धों से तंग आ चुके थे. वो अब और लड़ाइयां नहीं लड़ना चाहते थे. और साथ में द वार ऑल्सो हैड ए वर्स इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री. रशियाज ऑन इंडस्ट्रीज वर फ्यू in number and the country was cut off from other suppliers of industrial goods by German control of the Baltic Sea. अब युद्ध का जो है उद्योगों पर, इंडस्ट्रीज पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था. रूस के एक तो अपने ही इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा कम विकसित थे. अब तो बाहर से की जाने वाली जो आपूर्ति थी वो भी, सप्लाई भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र या बाल्टिक सी के जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आता था उस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था. जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक Sea. Okay. Industrial equipment disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in the Europe. Rails lines began to break down by 1916. Able-bodied men were called up to the war, so there was shortage of labor, and small workshops producing essentials were shut down. Large supplies of grain were sent to feed the army. अब क्या हुआ कि बाकी जो यूरोपीय देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण थे वो अधिक तेजी से बेकार होने लगे. 1916 के एंड तक रेलवे लाइन भी जो है टूटने लगी, ब्रेकडाउन होने लगी. अच्छे स्वास्थ्य वाले एबल बॉडीड जो मैन थे उन मर्दों को ही युद्ध में भाग लेने के लिए भेज दिया गया. देश में मजदूरों की कमी के कारण, मीन शॉर्टेज, लेबर की शॉर्टेज के कारण सामान बनाने वाली जो छोटी छोटी वर्कशॉप्स थी वो बंद होने लगी. अब कुल उत्पादित अनाज का सैनिकों का पेट भरने के लिए एक तरह से मोर्चे पर भेजा जाने लगा. Sent to feed the army, and bread and flour became scarce for the people in the cities. By the winter of 1916, riots at bread shops were common. अब क्या हुआ कि एक तरह से शहर के लोगों के लिए रोटी और आटे की कमी पड़ गई और 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर दंगे आरंभ हो गए. मीन्स एक तरह से रियोट्स मीन्स दंगे, लड़ाइयां स्टार्ट हो गई. द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राद. पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति. फरवरी क्रांति क्या थी? Conditions in the capital Petrograd were grim in the winter of 1917. The layout of the city seemed to emphasize the divisions between its people. The workers' quarters and factories were located on the right bank of the river Neva. 1917 की सर्दियों में जो कैपिटल थी पेट्रोग्राद, उसके भी हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे. ऐसा लगता था जैसे कि पीपल के या जनता के जो है डिविजन्स को देखते हुए ही शहरों की जो रचना है वो तय की गई है या उसको एक तरह से लेआउट किया गया है.
अब द वर्कर्स क्वार्टर्स, अब मजदूरों के जो कारखाने थे और क्वार्टर थे वो नेवा नदी के राइट बैंक पे, राइट किनारे पे स्थित थे. द फैशनेबल एरियाज, द विंटर पैलेस एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस वर ऑन द लेफ्ट ऑफ द बैंक वेयर द ड्यूमा मीट. ड्यूमा उसके लेफ्ट साइड पे क्या था, विंटर पैलेस मीन्स राजा जार का महल एंड सरकारी फैशनेबल इमारतें जो थी, बिल्डिंग्स जो थी वो स्थित थी. ड्यूमा की बैठक का आयोजन भी इसी तरफ के एक महल में होता था. Where the Duma met. In February 1917, shortage of food were deeply felt in the workers' quarters. The winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. अब क्या हुआ कि एक तरह से फरवरी में मजदूरों के इलाकों में भी खाद्य पदार्थों की या फूड ग्रेन्स की बहुत ज्यादा कमी हो गई और उस टाइम ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ी थी. देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रस्ट, और साथ में बर्फबारी के कारण जो है कोहरा छाया हुआ था, बहुत ज्यादा बर्फ गिरी थी, फ्रस्ट छाया हुआ था. पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज्ड टू द जार्स डिजायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा. अब जनता के जो पार्लियामेंट के संसदीय सदस्य थे वो चाहते थे कि निर्वाचित सरकार जो है वो बनी रहे, इसलिए जार द्वारा जो ड्यूमा को एक तरह से डिसमिस करने का या डिसॉल्व करने की जा रही कोशिशों को वे विरोध कर रहे थे. वो चाह रहे थे कि ड्यूमा या पार्लियामेंट जो है बना रहे. Lockout took place at a factory on the right bank on 22 February. The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy. In several factories, women led the way to strikes. This came to be called the इंटरनेशनल वुमेन्स डे. अब 22 फरवरी को क्या हुआ कि राइट वे या राइट बैंक की एक फैक्ट्री में तालाबंदी की घोषणा कर दी, लॉकआउट की घोषणा कर दी गई, और अगले ही दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों की जो डिमांड्स थी उसका समर्थन करने के लिए 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी एक तरह से. तो इनमें से अनेक जो फैक्ट्रीज थी उसमें हड़ताल का जो नेतृत्व था, स्ट्राइक का जो नेतृत्व था, लीडरशिप कौन कर रही थी, वोमेन लीड कर रही थी उसको. और इसी दिन का नाम बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रख दिया गया. दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे. डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल, द नेवेस्की प्रोस्पेक्ट. अब एक तरह से इसी दिन का नाम जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रखा था, तो उस टाइम आंदोलनकारी गरीब जनता जो है बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच स्थित नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई. अब तक कोई भी राजनीतिक पार्टी इस आंदोलन को एक तरह से एक्टिव रूप से ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा था. At this stage, no political party was actively organizing the movement. The government imposed a curfew as the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers. Demonstrators dispersed by the evening, but they came back on the 24th and 5th. The government called out the cavalry and police to keep an eye on them. अब इसमें क्या हुआ कि जब ये इलाके और फैशनेबल सरकारी बिल्डिंग्स को घेर लिया गया तो सरकार ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया वहां पे. अब कर्फ्यू जब लगा दिया तो शाम होने तक एक तरह से जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे वो तितर बितर हो गए, डिस्पर्स हो गए, मीन्स चले गए वहां से. लेकिन 24 और 5 को वो फिर से इकट्ठा होने लगे. द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट, सरकार ने जितने भी ये डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उस पे नजर रखने के लिए पुलिस और घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया वहां पे. कैवेलरी मीन्स घुड़सवारी, मीन्स वहां पे तैनात कर दिया, और पुलिस को. द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा ऑन संडे 25 फरवरी. 25 फरवरी को रविवार के दिन, संडे के दिन सरकार ने ड्यूमा को भंग कर दिया, डिसमिस कर दिया. पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर. ऑन द 26 डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक. द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड ऑन द 27th. 26 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे वो इकट्ठे हुए. 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला कर दिया. द स्ट्रीट्स thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy. अब रोटी, तनख्वाह, काम करने के घंटों में कमी, लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग के जो है उन्होंने नारे लगाए, स्लोगन्स लगाए, और लोग असंख्य लोग जो है सड़कों पर जमा होने लगी. अब सरकार ने क्या किया, ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवेलरी वंस अगेन. दोबारा से सिचुएशन पे काबू पाने के लिए घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया. लेकिन क्या हुआ कि जो घुड़सवार थे, जो कैवेलरी थी, वो एक तरह से डेमोन्स्ट्रेटर से मिल गए और उन्होंने भी गोलियां चलाने से इनकार कर दिया. एन ऑफिसर वॉज शूट
at the barracks of a regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers. अब कैवेलरी ने जो रिफ्यूज किया था तो उन्होंने गोलियां चलाने से मना कर दिया था, तो उससे क्या हुआ कि एक तरह से गुस्से में थे सैनिक, तो उन्होंने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर को गोली मार दी, उसको शूट कर दिया। ओके, अब 3 दूसरी रेजिमेंटों में भी सैनिकों ने एक तरह से बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। So now soldiers and striking workers had gathered by that evening to form a Soviet or council in the same building as the Duma meet. This was the Petrograd Soviet. Okay, तो उसी इवनिंग को सिपाही और मजदूर जो है एक सोवियत या परिषद की स्थापना करने के लिए उसी इमारत में इकट्ठे हुए जहां पे ड्यूमा की बैठक होती थी, ड्यूमा होती थी वहां पे। तो यहां से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ या यहां से पेट्रोग्राद सोवियत जो है बनाया गया। द वेरी नेक्स्ट डे ए डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। अगले दिन सैनिक और मजदूरों का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। सैनिक कमांडरों ने कहा कि उसको कि राजगद्दी उसको छोड़ देनी चाहिए, उसको सलाह दी कमांडरों की बात मान के। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिक्टेड ऑन 2 मार्च। उसने 2 मार्च को राजगद्दी छोड़ दी। एंड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय सोवियत एंड ड्यूमा लीडर्स टू रन द कंट्री। अब एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई, ड्यूमा और सोवियत के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार या एक प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की। मिलीजुली सरकार बनी। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। पेट्रोग्राद हैड लेड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। अब क्या हुआ कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने का अधिकार जो है संविधान सभा को सौंप दिए जाने का निर्णय लिया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही डिसाइड करेगी। एंड फरवरी 1917 में राजशाही को देश से मिटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। पेट्रोग्राद had led the February revolution that brought down the monarchy in February 1917. Okay, तो एक तरह से पेट्रोग्राद को पूरा डिसीजन करने का फैसला जो है दे दिया गया। तो सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट the February revolution in Petrograd. So tomorrow we will discuss about our further chapter. Thank you. Morning बच्चों, I am Rita Sharma from MLP group of schools. Welcome you in chemistry classes. बच्चों, हमने 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल का रिवीजन स्टार्ट कर रखा है और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। लेट अस स्टार्ट। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। सिंबल का मतलब एलिमेंट को डिनोट करने वाले कुछ लेटर्स। ओके, अ सिंबल इज अ थिंग लाइक ए स्केच और अ लेटर विच रिप्रेजेंट और स्टैंड फॉर समथिंग एल्स। सिंबल जैसे लोगो होता है ऐसे ही सिंबल होता है। When we say that symbol of element, it means symbol of atom of element. जब हम एलिमेंट के सिंबल की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि हम एटम के सिंबल्स की बात कर रहे हैं। बिकॉज एलिमेंट आर मेड अप ऑफ एटम्स। एलिमेंट किससे मिलकर के बने हुए? एटम से। वी विल फर्स्ट डिस्कस द डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड देन मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। पहले हम डाल्टन ने जो एटॉमिक सिंबल दिए थे उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो मॉडर्न सिंबल पीरियोडिक टेबल में है उनको डिस्कस करेंगे। ओके, डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एलिमेंट इन अ शॉर्ट वे। डाल्टन पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट वे बताया। डाल्टन सिंबल फॉर एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड द एलिमेंट। डाल्टन के जो सिंबल थे वो एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करते थे एज वेल एज वन एटम। एक एटम को भी रिप्रेजेंट करते थे ऑफ दैट एलिमेंट। एलिमेंट के लिए भी वही सिंबल और एटम के लिए भी वही सिंबल। सम ऑफ द सिंबल ऑफ एलिमेंट गिवन बाय डाल्टन आर शोइंग बिलो। हाइड्रोजन का सिंबल देखिएगा बच्चों, ये छोटा सा सर्किल है, इसमें एक डॉट है। कार्बन बिल्कुल ब्लैक है। ऑक्सीजन ये वैकेंट जो एम्प्टी सर्किल दिख रहा है। फास्फोरस में इस तरीके से एक ट्रायंगुलर शेप बनी हुई है। सल्फर में सल्फर के बीच में प्लस का साइन है। प्लेटिनम का पी है। आयरन का ये सर्किल है, इसके बीच में एक आई लिखा हुआ है। कॉपर सी लिखा हुआ है। सिल्वर सर्किल के बीच में एस लिखा हुआ है। गोल्ड जी लिखा हुआ है। लेड का एल और मरकरी का इस तरीके से डॉट 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 दिखाई गई है। तो ये एटॉमिक सिंबल किसने दिए थे बच्चों? डाल्टन ने दिए थे ये एटॉमिक सिंबल। ठीक है, फिर उसके बाद it was J.J. Berzelius of Sweden who proposed that first letter and another letter of name of element be used for as its symbol.
बर्जिलस ने बताया कि हम एटम का जो नेम है उसका नेम में से फर्स्ट लेटर या फर्स्ट और सेकंड लेटर हम लेकर के उसका सिंबल बना सकते हैं. दिस आइडिया लेड टू द मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट विच आर डिस्क्राइब बिलो. बर्जिलस के इस कंसेप्ट को लेकर के मॉडर्न सिंबल बनाए गए जिसको हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट देखिएगा, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स. In order to write the chemical reaction conveniently, each element represented by a separate symbol. हर एक एलिमेंट का सेपरेट सिंबल होना चाहिए था क्योंकि केमिकल रिएक्शन को अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सके. द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज अ फर्स्ट लेटर. फर्स्ट लेटर हो सकता था और फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर. फर्स्ट लेटर हो सकता था और दूसरा लेटर ऑफ इंग्लिश नेम और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट. जो कहाँ से आएंगे ये जो लेटर है ये कहाँ से आएंगे? उस एलिमेंट के इंग्लिश नेम से आएंगे, लैटिन नेम से. फॉर एग्जाम्पल, द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज एच, फर्स्ट लेटर ऑफ नेम. द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज ओ, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम. ओके. So in the case of hydrogen and oxygen, first letter of their English names are taken as their symbol. There are however some element whose name begins with same letter. For example, the name of each some elements, carbon, calcium, chlorine, copper, all begin with same letter C. कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे जो एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर, ये सी से स्टार्ट हो रहे हैं. इन सच केसेस वन ऑफ द element is given by one letter symbol but all other element are given by two letter symbol. एक एलिमेंट को एक लेटर से रिप्रेजेंट किया, दूसरे वाले एलिमेंट को टू लेटर से. द टू लेटर्स आर फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर ऑफ इंग्लिश नेम और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट. जो दो लेटर हमने लिए हैं वो फर्स्ट लेटर हो सकता है, दूसरा लेटर हो सकता है कहाँ से? इंग्लिश नेम या लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट. प्लीज नोट दैट दिस अनदर लेटर मे और मे नॉट बी सेकेंड लेटर ऑफ द नेम. जरूरी नहीं कि जो दूसरा लेटर हम ले रहे हैं वो सेकंड लेटर होने में, जैसे हाइड्रोजन के लिए एच तो हमने बता दिया, दूसरा लेटर हम अगर इसका नेम का होता तो जरूरी नहीं कि वाई होता, ये एन भी हो सकता था, ये ए भी हो सकता था, ये जी भी हो सकता था. देयरफॉर सिंबल ऑफ कार्बन क्या लिया गया है? सी फर्स्ट लेटर. सिंबल ऑफ कैल्शियम सी ए फर्स्ट एंड सेकंड लेटर. सिंबल ऑफ क्लोरीन सी एल फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ द नेम. Symbol of copper is Cu, first and second letter of its Latin name, Cuprum. क्यूपरम का लेटिन, कॉपर का लेटिन नेम है क्यूपरम. इसका फर्स्ट और सेकंड लेटर लिया गया है इसका सिंबल बनाने के लिए. ओके बेटा. It should be noted that in two letter symbol the first letter is capital letter but the second letter is small letter. अगर दो लेटर हमने लिए हैं सिंबल बनाने के लिए तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जैसे कैल्शियम में सी फर्स्ट लेटर और ए स्मॉल होगा और सी क्या होगा? कैपिटल होगा. बट द सेकेंड लेटर इज स्मॉल लेटर. द केमिकल सिंबल ऑफ द सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट ड्राइड फ्रॉम देयर इंग्लिश नेम आर गिवन. इंग्लिश नेम में से सिंबल लिए गए हैं. देखिएगा बच्चों, इंपोर्टेंट है. ये एलिमेंट का नाम है, ये हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन के लिए एच, हीलियम के लिए एच ई, लिथियम के लिए एल आई, बोरोन के लिए बी, कार्बन के लिए सी, नाइट्रोजन के लिए एन, ऑक्सीजन के लिए ओ, फ्लोरीन के लिए एफ, नियोन के लिए एन ई, मैग्नीशियम के लिए एम जी, एल्यूमिनियम के लिए ए एल, सिलिकॉन के लिए एस आई, फास्फोरस के लिए पी, सल्फर के लिए एस, क्लोरीन के लिए सी एल, आर्गन के लिए ए आर, कैल्शियम के लिए सी ए, मैग्नीज के लिए एम एन, निकिल के लिए एन आई, जिंक के लिए जेड एन, ब्रोमीन बी आर, ये लिक्विड नॉन मेटल है. क्रिप्टोन के आर, ये नोबल गैस है. आयोडीन आई, ये एक ऐसी नॉन मेटल है जिसका साइनिंग सरफेस होता है. बेरियम बी ए, कोबाल्ट सी ओ एंड यूरेनियम यू. यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अपने आप रेडिएशन से मिट आउट करता है. ओके बच्चों. बेटा देखिएगा, इन अवर स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वी यूज द इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट. केवल हम इंग्लिश नेम का यूज करते हैं. सो वी आर नॉट फैमिलियर विद द लैटिन नेम्स ऑफ एलिमेंट. इसीलिए हम लैटिन नेम से फैमिलियर नहीं है. Most of the confusion therefore arises in symbol derived from the Latin name of the element. ज्यादातर जो हमें confusion होता है वो ऐसे एलिमेंट के सिंबल जो लेटिन नेम से लिए गए उनमें होता है. प्लीज नोट द फॉलोइंग सिंबल्स केयरफुली एंड ट्राई टू रिमेम्बर देम करेक्टली. प्लीज नोट द फॉलोइंग सिंबल. ये जो सिंबल है ये लेटिन नेम से लिए गए हैं. इनको केयरफुली आप देखें. ट्राई टू रिमेम्बर देम, याद करने की कोशिश करें ठीक से. दे हैव बीन ड्राइड फ्रॉम लेटिन नेम्स ऑफ द एलिमेंट. ओके. नेम ऑफ एलिमेंट सिंबल देखिएगा. सोडियम, सोडियम का सिंबल Na है.
नेट्रियम जो इसका लैटिन नेम है उससे लिया गया फर्स्ट 2 लेटर्स। पोटाशियम के, कैलियम है इसके एक लेटर लिया गया फर्स्ट लेटर के। आयरन Fe है। फेरम इसका लैटिन नेम है, फर्स्ट 2 लेटर यहाँ से लिए गए Fe। कॉपर Cu है। क्यूपरम होता है, इसके 2 लेटर ले लिए गए हैं Cu। सिल्वर Ag। अर्जेंटेनियम इसके 2 लेटर लिए गए, फर्स्ट A और G लिया गया है। गोल्ड Au। आर्यम AuRum। औरम तो इसके लिए Au लिया गया है, फर्स्ट 2 लेटर। मरकरी Hg। हाइड्राग्रियम तो इसके लिए Hg लिया गया है, H यहाँ से और G यहाँ से। लेड प्लम्बम तो इसके लिए Pb लिया गया है, Pb 2 लेटर लिए गए नेम में से। टिन एसेंस टिनम तो इसके लिए Sn लिया गया, S और N। तो ये सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके सिंबल इनके लैटिन नेम से आए हैं। तो सोडियम में देखिए, अगर इंग्लिश होता तो इंग्लिश नेम से लेते तो S होता, इंग्लिश नेम तो सोडियम है इसका, लेकिन इसका सिंबल N है। तो बच्चों ये अलग से सिंबल है। पोटाशियम का P से है लेकिन इसका सिंबल K है। आयरन I से स्टार्ट है लेकिन इसका सिंबल Fe है। तो जो डिफरेंट मतलब इनके फर्स्ट लेटर तो अलग है और इनका जो नेम है वो अलग आ रहा है। वो सारे कहाँ से लिए गए हैं? वो सारे आपके लैटिन नेम से लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको जो फिगर दिख रहा है, दिस इज लेड। ये लेड मेटल, इट इज एनी एलिमेंट विच इज क्लासिफाइड एज ए मेटल। इसको मेटल की कैटेगरी में रखा गया है। द सिंबल ऑफ लेड इज Pb विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम प्लम्बम। लेड इज ए मेटल हैविंग वेरी हाई डेंसिटी। ओके, द वेरी हाई डेंसिटी ऑफ लेड enables it to stop dangerous radiation from radioactive material। लेड की डेंसिटी बहुत हाई है तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन को आने से रोकता है। द स्टाफ वर्किंग इन एक्सरे डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एंड इन लेबोरेटरी वेयर रेडियो एक्टिव मटेरियल आर हैंडेड वियर जैकेट्स कंटेनिंग लेड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है बच्चों, लेड एक ऐसी मेटल है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो जहाँ पे एक्सरे का यूज किया जाता है, रेडियो एक्टिव अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जाता है, वहाँ प्रोटेक्शन के लिए लेड की जैकेट पहनी जाती है। दिस डेज द नेम एंड सिंबल ऑफ ऑल न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट आर अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आज अब जो टाइम है उसमें जो एलिमेंट के सिंबल हैं वो अप्रूव किए जाते हैं IUPAC द्वारा। ये क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पे एलिमेंट के जो नेम है वो डिसाइड होते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello, good morning students. This is Jyoti ma'am, your maths teacher. Let's start today our maths class. Chapter 13, exercise 13.3. आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। हमें उस टारपलिन की लेंथ फाइंड करनी है जो 3 मीटर वाइड है, चौड़ा है, और जिसकी ज़रूरत क्या है कॉनिकल टेंट बनाने में। और कॉनिकल टेंट की हाइट 8 मीटर और बेस रेडियस 6 मीटर। अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन। जो एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायरमेंट है उसकी, जो उसको स्टिचिंग जो मार्जिन आएगा उसको सीलने में टेंट को, उसके लिए। एंड वेस्ट इज इन कटिंग इन अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। अज्यूम किया है जो एक्स्ट्रा मार्जिन है स्टिचिंग में और जो वेस्ट हुआ है कपड़ा उसके लिए उसकी टोटल लेंथ कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। सोल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें हाइट गिवन है, हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट 8 मीटर एंड रेडियस 6 मीटर। सबसे पहले हम L लेंगे। L क्या है हमारे पास? लेंथ हाइट R² प्लस H², 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 प्लस करने पर आ गया 100 का स्क्वायर रूट 10 मीटर। इसका मतलब स्लैंट हाइट हमारे पास क्या आ गई? 10 मीटर आ गई। हमें एरिया ऑफ
टारपोलिन, इसका मतलब CSA ऑफ टेंट। हमें टेंट का CSA निकालना है। क्वेश्चन में इसमें गिवन है पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करेंगे। CSA ऑफ टेंट कौन क्या होगा टेंट का, पाई आर एल। पाई हमें 3.14, रेडियस 6 एंड हाइट 10। 304 अपॉन में 100 इंटू में 6 इंटू में 10, 10 कैंसिल। 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया 1884 अपॉन में 10। पॉइंट का यूज़ करेंगे 188.4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ टारपोलिन आ गया। अब हमें लेंथ निकालनी है, तो सबसे पहले विड्थ गिवन है, थ्री मीटर। लेंथ हम मान लेते हैं L। तो जो एरिया होगा टारपोलिन का वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3 इंटू L। ये टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके होगा, एरिया ऑफ टेंट के 188.4। तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास 188.4 अपॉन में 3, कैंसिल करेंगे। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 मीटर कंप्लीट लेंथ आ गई हमारे पास। अब जो इसमें टोटल मार्जिन यूज़ होगा, टोटल लेंथ ऑफ, हमें कितना गिवन है इसमें 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, वो कितनी आ जाएगी 0.2 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन इक्वल्स टू में टोटल एरिया इतना आ गया। लेंथ जो है 20 मीटर हमें उसमें किसके लिए चाहिए, तो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, स्टिचिंग के लिए चाहिए, तो इसको मीटर में कन्वर्ट 20 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 62.8 प्लस में 0.2। टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा 63 मीटर की हमें रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द स्लैंट हाइट ऑफ एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम। कॉनिकल टॉम गिवन है। टॉम को क्या होता है, एक जो मकबरे से बने होते हैं ना, वो कॉनिकल शेप में है। उसकी स्लैंट हाइट और बेस डायमीटर गिवन है 25 मीटर एंड 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। हमें इसकी कॉस्ट निकालने इस पर वाइट वॉश की, तो उसमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। उस पर कॉस्ट हमें गिवन है ₹210 कितने पर 100 मीटर स्क्वायर पर गिवन है। सबसे पहले स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल टॉम 25 मीटर। डायमीटर गिवन है 14 मीटर। रेडियस आ जाएगी 14/2 7 मीटर। अब हमें फाइंड करना है CSA ऑफ टॉम इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 7, एल हमारे पास 25, कैंसिल करेंगे। 22 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर 550 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। अब हमें कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश 100 मीटर स्क्वायर पर ₹210
210। हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश। 1 मीटर स्क्वायर पर 210 अपॉन में 100। और हमारा एरिया क्या है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश 550 मीटर स्क्वायर पर। तो 210 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 550, 0 से 0 कैंसिल। 21 को 555 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1155 रुपीज़। तो ये हमारे टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश के लिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा टिश्यू का, वो है एनिमल टिश्यू। उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा और इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एनिमल टिश्यू से। आपके सामने एनिमल टिश्यू वर्ड दिखाई दे रहा होगा। इसको हम क्या कहेंगे, द टिश्यू इज़ ए असेंबल ऑफ ए सेल विद द सेम ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। तो वो कहलाती है एनिमल टिश्यू। नॉर्मली हिस्टोरिकल अगर अकाउंट में बताने की कोशिश करूं तो बाइचेट ने सबसे पहले टर्म क्या दी थी, टिश्यू को दी थी। और दूसरा फिर उसके बाद मेयर ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड द हिस्टोलॉजी। तो मार्सेलो माल्फिगी क्या थे, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी थे। तो ये जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने क्या बताया अभी तक एनिमल टिश्यू के बारे में बताया है कि इसका ओरिजिन क्या होता है, सेम होता है, और फंक्शन भी क्या होता है, सेम होता है। नॉर्मली ये ग्रुप की फॉर्म में मिलेंगे आपको। और हिस्टोरिकल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो जो बाइचेट हैं, सबसे पहले जो टर्म टिश्यू की जो टर्म थी, सबसे पहले बाइचेट ही लेकर आए थे। उसके बाद आए थे मेयर ने इंट्रोड्यूस किया था वो एक वर्ड हिस्टोलॉजी का। हिस्टो से आप समझ रहे हो ना, हिस्ट्री। फिर उसके बाद आए मार्सेलो माल्फिगी, जिसको फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू हम किसके आधार पे करते हैं भाई, इनको डिवाइड लोकेशन और फंक्शंस। तो एनिमल टिश्यूज़ को हम 4 टाइप्स में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। उनका नाम क्या क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ध्यान रखना, एनिमल टिश्यू की लोकेशन और फंक्शन के आधार पे हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और द नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का जो ओरिजिन है वो क्या है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। और वहीं इनका जो फंक्शंस है, इनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन करना, सिक्रेशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कनेक्टिव टिश्यू का, तो कनेक्टिव टिश्यू बनी है मीजोडर्म से। ये क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, बाइंडिंग, स्टोरेज, प्रोटेक्शन और सर्कुलेशन जैसे काम करने में काम करती है। मस्कुलर टिश्यू भी मीजोडर्म से बनती है और इसका मेन काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट करना। नर्वस टिश्यू की बात करते हैं तो ये बनी है बच्चों एक्टोडर्म से, फ्रॉम द न्यूरल प्लेट। कंडक्शन और इरिटेबिलिटी में क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको ये मैं कुछ चार्ट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये चार्ट आप देख पा रहे होंगे एपिथेलियल टिश्यू का। तो एपिथेलियल टिश्यू अगर मान लीजिए एक ही सेल थिक है, सिंपल एपिथेलिया, 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे एपिथेलियल टिश्यू को। वो कौन कौन सा है, सिंपल एपिथेलिया और कंपाउंड एपिथेलिया। तो सिंपल एपिथेलिया की अगर हम बात करें तो 1 सेल थिक, और कंपाउंड एपिथेलिया को बोलते हैं मैनी सेल्स थिक। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि एक ही सेल की जो लाइनिंग आपको नजर आएगी सिंपल एपिथेलिया बोलते हैं, और वो होती हैं स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनर और सीलिएटेड। और वहीं मैं बात करता हूँ कंपाउंड एपिथेलिया की, तो ये स्क्वेमस होती हैं, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। फिर चलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। तो कनेक्टिव टिश्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। कनेक्टिव टिश्यू कितने पार्ट्स के होते हैं यहाँ पर, नॉर्मली अगर देखें तो कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू के नाम से हम जानते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की अगर हम बात करें तो वो होती हैं बच्चों एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू,
वाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइबर टिश्यू। और स्केलेटल टिश्यू कौन कौन से होते हैं? कार्टिलेज एंड बोन। और वहीं वेस्कुलर टिश्यू की बात करूँ तो मैं ब्लड और लिम्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका एनिमल टिश्यू का, क्योंकि मैंने इसमें आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया जो कि सिंपल एपिथेलिया और कंपाउंड एपिथेलिया में डिवाइड होते हैं। और सिंपल एपिथेलिया 4 पार्ट्स में होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और सिलिएटेड। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलिया की तो ये स्क्वैमस होते हैं, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की अगर हम बात करते हैं तो एरियोलर, एडिपोज, वाइट फाइब्रस, येलो फाइब्रस टिश्यूज़ आप यहाँ पर पढ़ेंगे। और वहीं स्केलेटल टिश्यू की बात करता हूँ तो ये कार्टिलेज और बोन्स हैं। वेस्कुलर टिश्यू की अगर बात करें तो ब्लड और लिम्फ। चार्ट बहुत ही ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी सेल्स कहाँ से आ रही हैं, कौन सी टिश्यूज़ के पार्ट्स कौन कौन से हैं। नर्वस टिश्यू की बात करें तो हम न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया सेल्स की बात करेंगे। और वहीं मस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें तो हम बात करेंगे विसरल, कार्डियक और स्केलेटल टिश्यू की बात यहाँ पर करेंगे। तो चलिए आज आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कि भाई जो कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एपिथेलियल टिश्यू का। तो इससे पहले मैंने जितना भी आपको कराया है वो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने रिवाइज क्या करना है, एनिमल टिश्यू के बारे में बताना है। ये टिश्यू क्या होती हैं? सेल में असेंबल होती हैं, सेम ओरिजिन और स्ट्रक्चर होता है इनका और फंक्शन भी सेम होता है। हिस्टोरिकल अकाउंट क्या है? टिश्यू को सबसे पहले कौन लेकर आया टर्म को? बाइचेट। और हिस्टोलॉजी टर्म को कौन सबसे पहले लेकर आया? मेयर। फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको कहा जाता है? मार्सेलो माल्फिकी को। टाइप्स की अगर हम कहें लोकेशन और फंक्शन के आधार पे तो हम इनको 4 टाइप्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ऑरिजिन क्या है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। मेन प्रोटेक्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना होता है। वहीं कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये मेसोडर्म के अंदर होता है, सपोर्ट, बाइंडिंग, स्टोरेज, प्रोटेक्शन, सर्कुलेशन। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन मेसोडर्म है, कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। नर्वस टिश्यू का एक्टोडर्म, और ये कंडक्शन और इरिटेबिलिटी करने का काम करती हैं। ये मैंने आपको फिर दोबारा बता दिया। ये चार्ट आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा जो चार्ट है आपको टिप्स पे क्या है पता होना चाहिए। तो इसलिए आप कम से कम मेरी वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखें ताकि ये जो सारी पॉइंट्स हैं वो आपको क्या हो जाएंगे? रिवाइज हो जाए। कल हम स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। कल मैं डिटेल में आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताऊँगा, तो मेरी क्लास को मिस ना करिएगा और कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखना है आपको। तो कल फिर मुलाकात करते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।